नमस्कार। सोचिए, क्या भारत में काम करने वाला कोई एनजीओ विदेश से मतलब इंटरनेशनल सोर्सेस से फंडिंग या आर्थिक मदद ले सकता है? और अगर हाँ, तो इसका सही और कानूनी तरीका क्या है? चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। तो अगर कोई संगठन चाहता है कि उसका काम सिर्फ देश तक ही सीमित न रहे बल्कि दुनिया भर तक पहुंचे, तो जाहिर है इंटरनेशनल डोनर्स के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम हो सकता है। पर सवाल यह है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझेंगे। सबसे पहले ये एफसीआरए आखिर है क्या? फिर इससे रजिस्टर क्यों करवाना चाहिए? इसके फायदे क्या हैं? इसके लिए कौन एलिजिबल है? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? और हाँ, रजिस्ट्रेशन के बाद किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये एफसीआरए है क्या चीज और ये इतना जरूरी क्यों है? बिल्कुल आसान शब्दों में अगर समझें तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन का मतलब है होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय से मिली हुई एक ऑफिशियल परमिशन। ये जो परमिशन है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत आती है और इसके बिना भारत का कोई भी एनजीओ विदेश से किसी भी तरह की मतलब कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं ले सकता। और हाँ, ये कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि एक कानूनी अनिवार्यता है। साफ साफ शब्दों में बिना एफसीआरए अप्रूवल के विदेश से पैसा लेना गैर कानूनी माना जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल कौन करता है? इसकी देखरेख करती है भारत सरकार का गृह मंत्रालय यानी एमएचए। और सारा एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन होता है सरकारी एफसीआरए पोर्टल के जरिए। इससे क्या होता है कि पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि इतनी मेहनत करें क्यों? एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं है बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन भी है। ये तुलना ना बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसे एक पासपोर्ट आपको दुनिया घूमने की आज़ादी देता है, ठीक वैसे ही एफसीआरए रजिस्ट्रेशन आपके एनजीओ के लिए अवसरों की अपॉर्चुनिटीज की एक पूरी दुनिया खोल देता है। इससे उसका असर और पहुंच दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके फायदे देखिए, एक तो विदेश से डोनेशन लेने की कानूनी अनुमति मिल जाती है। दूसरा, आपकी पहुंच इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज तक हो जाती है। इससे आपके संगठन की विश्वसनीयता मतलब क्रेडिबिलिटी ग्लोबल लेवल पर बढ़ जाती है। और जब क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो फॉरेन डोनर्स के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनते हैं। ठीक है, फायदे तो समझ आ गए, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल कि इस रजिस्ट्रेशन के लिए कौन-कौन से संगठन अप्लाई कर सकते हैं और कौन से नहीं। सबसे पहली और सबसे अहम शर्त, एनजीओ कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। और सिर्फ पुराना होना काफी नहीं है, इन 3 सालों में उसने जमीनी स्तर पर मतलब ग्रासरूट लेवल पर असली चैरिटेबल काम किया हो। तो कौन अप्लाई कर सकता है? सिर्फ रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट्स, सोसाइटीज और सेक्शन 8 कंपनीज। इसका मतलब साफ है, कोई एक अकेला इंसान या कोई भी ऐसी कंपनी जिसका मकसद मुनाफा कमाना है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। चलिए चेकलिस्ट पर एक नजर डालते हैं। कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए, चेक। जमीनी स्तर पर काम, चेक। फिर टैक्स एग्जेम्पशंस के लिए परमानेंट 12A और ATG रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। साथ ही नीति आयोग से मिला हुआ एक वैलिड दर्पण आईडी होना चाहिए। इसके अलावा अकाउंट्स एकदम साफ सुथरे और ऑडिटेड होने चाहिए। और हाँ, संगठन किसी भी तरह से ब्लैकलिस्टेड या प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई संगठन सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी करता है, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है जरूरी कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना। और इस प्रोसेस में हर चीज बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही होनी चाहिए। इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हम इसे 5 स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहले अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए, फिर पिछले सालों के काम और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का सबूत। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के मेन लोगों की डिटेल्स। चौथा, एक खास एफसीआरए बैंक अकाउंट खुलवाना। और आखिर में जरूरी घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशंस तैयार करना। तो जरूरी दस्तावेजों में क्या क्या चाहिए? देखिए, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, चाहे वो ट्रस्टीड हो या सोसाइटी सर्टिफिकेट, उसके साथ पैन कार्ड। फिर टैक्स स्टेटस के लिए 12A और ATG के परमानेंट सर्टिफिकेट्स। और पिछले 3 साल के काम का प्रूफ जैसे कि एक्टिविटी रिपोर्ट्स और बैंक स्टेटमेंट्स। इसके अलावा संगठन के जितने भी मुख्य सदस्य हैं उन सब का पैन और आधार कार्ड लगेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, विदेशी फंडिंग के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यू दिल्ली में ब्रांच में ही एक स्पेशल एफसीआरए अकाउंट खुलवाना अनिवार्य है। अब कोई सोचेगा वहीं क्यों? ताकि सरकार सारे फॉरेन फंड्स को एक ही जगह से आसानी से मॉनिटर कर सके।
चलिए, मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो क्या काम खत्म? जी नहीं, असली काम तो इसके बाद शुरू होता है। मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद नियम कानून का पालन करते रहना। ये जो FCRA रजिस्ट्रेशन है, ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। 5 साल पूरे होने के बाद इसको रीन्यू कराना पड़ता है। तो इन 5 सालों में क्या-क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले, हर साल बिना भूले FCRA रिटर्न्स फाइल करने हैं। दूसरा, पैसा सिर्फ उन्हीं कामों में खर्च करना है जिनके लिए वो मिला है। तीसरा, एक्सपायरी से पहले रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है। और चौथा, फॉरेन फंड्स का हिसाब किताब बिल्कुल अलग, एक सेपरेट अकाउंट बुक में मेंटेन करना है। और एक बात का खास ख्याल रखें, नियमों को तोड़ने या उनका पालन ना करने के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर फंड का गलत इस्तेमाल हुआ तो सरकार भारी जुर्माना लगा सकती है, यहां तक कि रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकती है। तो आखिर में हर संगठन को ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या वो अपने मिशन को, अपने काम को एक ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है। अगर जवाब हाँ है, तो FCRA रजिस्ट्रेशन उस दिशा में एक बहुत जरूरी और शायद एक निर्णायक कदम हो सकता है।